आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक में लंबे अरसे से चला आ रहा सियासी बहरान आखिरकार अब थम गया है। ड्रामाई अंदाज से कर्नाटक के सीएम बने येडियुरप्पा ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। खास बात यह रही कि आज ऐवान में जब फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस और जेडीएस के अरकान ने वोटिंग की मांग नहीं की और येडियुरप्पा ने आसानी से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। येडियुरप्पा ने ऐवान में कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। बीजेपी के पास अभी 105 अरकान हैं। इसके अलावा एक आजाद रुकन की हिमायत भी येडियुरप्पा को हासिल है। दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस के खेमे में 99 अरकान हैं। इस बीच ऐवान में साबिक वज़ीर आला कुमारस्वामी ने कहा कि अब बीजेपी इक़्तिदार में है, अब अरकान पर इस्तीफे का दबाव खत्म कीजिए। स्वामी ने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो वो सरकार का साथ देंगे। हालांकि कांग्रेस के सिद्धरमैया बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे। कर्नाटक की नई सरकार के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। क्या येडियुरप्पा आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बीजेपी सरकार किसानों के मसाइल हल कर पाएगी? कर्नाटक के आवाम के क्या वाकई में अब अच्छे दिन आएंगे? और सबसे बढ़कर यह कि क्या येडियुरप्पा सरकार टिकाऊ, मुस्तहकम और पायदार और मजबूत होगी या कर्नाटक के आवाम एक बार फिर ठगे जाएंगे? आज इन्हीं कुछ नुकात को हम समझने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक के वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने पीर को असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। येडियुरप्पा के एतमाद का वोट की तजवीज को पेश करने के बाद असेंबली स्पीकर के.आर. रमेश ने एतमाद का वोट 100 वोटों से पास होने का ऐलान किया, जिसके बाद स्पीकर के.आर. रमेश ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर ने बीएस येडियुरप्पा को जुमे को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ दिलाने के बाद एतमाद का वोट हासिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया था। असेंबली स्पीकर की जानिब से 17 बागी अराकीन असेंबली को नाअहल ठहराए जाने के बाद 224 अरकान पर मुश्तमिल ऐवान के अराकीन की तादाद घटकर 207 रह गई थी और पार्टी को अक्सरियत साबित करने के लिए 105 अरकान की जरूरत थी, जिसे आसानी से हासिल कर लिया गया। याद रहे कि कुमारस्वामी 2 फ्लोर टेस्ट दे चुके हैं। एक में इन्हें कामयाबी मिली थी और दूसरे में नाकामी। इसी तरह येडियुरप्पा का भी ये दूसरा फ्लोर टेस्ट था। इस बीच कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर आला सिद्धरमैया ने कहा कि बदकिस्मती से येडियुरप्पा कभी भी मैंडेट के साथ सीएम नहीं बने हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि बीजेपी और येडियुरप्पा की सख्त तनकीद करने वाला अपोजिशन ऐवान में खामोश तमाशाई क्यों बना रहा? जेडीएस और कांग्रेस के अरकान का ऐवान में नर्म रवैया क्यों था? क्या कुमारस्वामी और सिद्धरमैया ने नई सरकार के आगे घुटने टेक दिए? इस बीच वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कहा कि रियासत में कई मकामात पर सूखा पड़ गया है। मैं किसानों के मसाइल को हल करना चाहता हूं। मैंने रियासत की जानिब से वज़ीर आज़म किसान मंसूबे के तहत फायदा उठाने वालों को 2000 रुपये की 2 किस्तें देने का फैसला किया है। यानी येडियुरप्पा ने ओहदा संभालते ही काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन कर्नाटक की नई सरकार के सामने चैलेंजेस भी बहुत हैं। क्या येडियुरप्पा आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बीजेपी सरकार किसानों के मसाइल हल कर पाएगी? क्या कर्नाटक के अवाम के अच्छे दिन आएंगे? और सबसे बढ़कर ये कि येडियुरप्पा सरकार टिकाऊ और पायदार होगी या कर्नाटक के अवाम फिर एक बार बलि का बकरा बनेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कर्नाटक को एक बार फिर से सरकार मिल गई है, नया वजीर आला मिल गया है और वजीर आला ऐसा जिसे 4 बार रियासत का वजीर आला रहने का तजुर्बा है। सवाल ये उठ रहा है, क्या जो अब सरकार बनी है बीजेपी की या येडियुरप्पा की सरबराही में जो सरकार कर्नाटक की मिली है, क्या ये सरकार टिकाऊ होगी, मजबूत होगी, मुस्तहकम होगी? ये सरकार वाकई में आवाम के मसाइल हल करेगी? किसानों के जो मसाइल हैं कर्नाटक में, क्या वो मसाइल येडियुरप्पा हल करेंगे? हालांकि येडियुरप्पा ने एक तरह से इक़्तिदार संभालते ही काम शुरू कर दिया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं और सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है, क्या यह सरकार मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलेगी, माइनॉरिटीज को साथ में लेकर चलेगी? क्योंकि येडियुरप्पा इससे पहले इनकी काबीना में मुस्लिम चेहरे हुआ करते थे। क्या येडियुरप्पा इस बार भी मुसलमानों पर, जो मुस्लिम चेहरे हैं, उन पर भरोसा जताएंगे?
यही कई अहम सवाल हैं जिस पर हम प्राइम डिबेट में आज बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रिफत जावेद साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनके अलावा सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं। संतोष पाठक जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप भी, और इनके अलावा एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब स्टेट प्रेसिडेंट है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अब्बास अली बोहरा साहब सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने तमाम मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले डॉक्टर अब्बास अली बोहरा साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि बड़ा अच्छा दिन है, एक इम्तिहान था, बड़ा इम्तिहान था बीजेपी के लिए, येडियुरप्पा के लिए। आज वो भी इम्तिहान येडियुरप्पा ने पास कर लिया एक तरह से। अस्सलाम वालेकुम जी। पूरे आज हिंदुस्तान के पूरी आवाम जो ये नज़ारा देख रही है, जो कर्नाटका के अंदर 18-14 महीनों से जिस तरीके से यहाँ की आवाम की परेशानियाँ और तरक्की रुक चुकी थी और आपसी कांग्रेस और जनता दल के झगड़ों के अंदर हुकूमत ना अपना काम कर सकती थी और ना आवाम को सुकून था। आज अल्लाह का शुक्र है कि एक परमानेंट हुकूमत येडियुरप्पा के साथ बनी है। ये येडियुरप्पा जी का जो तजुर्बा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जद्दोजहद से शुरू की और हर काम की जब ठान लेते हैं उसे पूरा करके चुकते हैं और उनकी अंदर वो सलाहियतें हैं बिल्कुल कि पूरी पार्टी को एक साथ, पूरे लोगों को एक साथ, पूरे समाज को एक साथ, पूरे आवाम को एक साथ, पूरे निज़ाम को एक साथ बनाते हुए अपनी हुकूमत को अच्छी तरीके से इस बार वो अपना रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल। अब्बास अली बोहरा साहब, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि येडियुरप्पा जिस चीज को ठान लेते हैं उसे पूरा कर लेते हैं। जब कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी थी उसी वक्त येडियुरप्पा ने ठान लिया था कि इस सरकार को गिराएंगे और वो सीएम बनेंगे। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। ये सरकार तो अपने आप गिरने वाली थी, ना कोई बीजेपी या येडियुरप्पा ने नहीं गिराई है। आपसी उनके झगड़ों से और उनकी लालची स्वभाव से, यानी उनके जो मिजाज के अंदर, जनता दल के अंदर, हालांकि उन्होंने 34 एमएलए जीतते हुए भी ये लालच रखी कि पूरे 5 साल में ही मुख्यमंत्री और हमारा खानदान ही ये हुकूमत करे। इसका नतीजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर शुरू में ही ये लोग सही तरीके से, इंसाफ से सबको अपना हक देते हुए, कांग्रेस अगर इनका हाथ मिलाई है तो इनको, अगर कांग्रेस ने कहा भी हो तो इनका फर्ज बनता था कि कांग्रेस को ये ऑफर करते कि भाई 20 मंथ्स हम चलाएंगे, 20 मंथ्स आप चलाना, तो आज ये नौबत पैदा नहीं होती थी। उनकी लालच सिर्फ अपना खानदान को, बहू क्या, बेटे क्या, पोते क्या, सब लोग सिर्फ अपनी हुकूमत चलाना चाह रहे थे, अपना प्रभाव चलाना चाह रहे थे, अपने लिए पूरी, अपने हाथ में ही पूरी हुकूमत को रख के चलाना चाह रहे थे। इससे तो ये सही है कि लोगों के अंदर एक गुमान पैदा हो गया और लोगों के अंदर एक जद्दोजहद पैदा हुई है और कांग्रेस के अंदर भी अपने आप को शक के दायरे में घेर लिया था उनको कि भाई हमारा वजूद खत्म होने जा रहा है। अगर हम इसी तरीके से इस गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाते हुए करेंगे, क्योंकि ना तो आवाम की तरक्की हो रही थी, ना इस स्टेट की तरक्की हो रही थी, ना लोगों की सुनी जा रही थी, यहां तक कि मिनिस्टरों की भी नहीं सुनी जा रही थी। ठीक है, तो लेकिन अब्बास अली साहब, आज होना ही था। अब्बास अली साहब, लेकिन आज हमने ऐवान में देखा, असेंबली में देखा, जिस वक्त फ्लोर टेस्ट येडियुरप्पा का चल रहा था उस वक्त जेडीएस और कांग्रेस ने नर्म रवैया दिखाया है। कुमारस्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। मतलब ये अच्छी खबर है येडियुरप्पा सरकार के लिए। नहीं, एक आप वो तो हो ही गा, क्यों आपको बताता हूं, उनको दिखाना ही पड़ेगा। आज उनके जो घोटाले हैं, आज उनके जो किए हुए गड़बड़ घोटाले सभी है, उसको बंद करना है या उनको साथ निभा के उनकी अपनी मुफाद के लिए येडियुरप्पा और बीजेपी को अपना काम करवाना है तो उनको नर्म पड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके पोई खाते पूरे खुल जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आपने जब कहा कि येडियुरप्पा ने गिराई सरकार, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपने 105 आदमी जीत के आए थे और कर्नाटका की आवाम ने पूरी उनके साथ बहुमत के हिसाब से ही उन्होंने दिया था। 34 और 94 वाले अगर हुकूमत करते हैं तो आप एक मुझे बताइए कि जो 105 जीत के आए, जिन्होंने आवाम ने जिताया है, कोई किसी के इससे नहीं जीते, वो
तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जो आवाम की आवाज जो है, उनकी जो चाहत है, उसको पूरा करना जरूरी होता है। ठीक है, मुझे बात आपकी पूरी समझ में आ गई। मैंने बहुत टाइम दे दिया। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान डॉक्टर एमएच खान साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़िया निगार हैं। आप भी मेरे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। एमएच खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं रिफत जावेद साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत तफसील से अब्बास अली साहब ने सारी चीजें रखी हैं, और जो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आज जिस वक्त फ्लोर टेस्ट असेंबली में चल रहा था रिफत जावेद साहब, उस वक्त कुमारस्वामी, सिद्धरमैया, जेडीएस, कांग्रेस का जो रवैया था बड़ा नर्म था। मतलब उन्होंने जो एमएलए थे उनकी काउंटिंग भी नहीं करवाई, और ऐसे ही वो फ्लोर टेस्ट जीत गए। देखिए, ये चूंकि उनके पास मजबूरी है, कल स्पीकर ने कुल मिलाकर 17 एमएलए को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। पहले 3 किया था, फिर 14 को किया। ये 17 के 17 एमएलए वो मुंबई में ही थे, ये अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो अगर अभी कोई अग्रेसिव या बहुत जारहाना कोई अगर रवैया अपनाते भी हैं तो कोई फायदा होता नहीं है। अगर ये कहें कि वहां पे जाकर के बिल्कुल वोटिंग होती और काउंटिंग के साथ होती, फिर भी कोई फायदा नहीं था, चूंकि हकीकत यह है कि बीजेपी के हक में नंबर है। देखिए, एक चीज जो सिद्धारमैया ने आज असेंबली में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि जब 2017 में जब 18 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उस वक्त भी येदियुरप्पा जी के पास नंबर्स नहीं था, मेजॉरिटी नहीं थी। 222 की असेंबली है, उसमें उनके पास सिर्फ 105 एमएलए का सपोर्ट था, और आज भी उनके पास 105 एमएलए का सपोर्ट है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो 17 एमएलए है इनको आपने सड़कों पर ला करके खड़ा कर दिया है। देखिए, इसके हम इसमें जा चुके हैं कि कितना इमोरल है, कितना मोरल है, इन सब चीजों पे इसी शो पे हम बहस कर चुके हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म भी कर चुके हैं। बिल्कुल, असल में ये जो है ये एक हिंदुस्तानी सियासत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ आज हम कर्नाटका में नहीं देख रहे हैं। हमने उस दिन मैंने लिखा था ट्विटर पे कि कर्नाटका को गोवा की वबा लग गई है, लेकिन कुछ लोगों ने करेक्ट किया कि गोवा क्यों, और अरुणाचल प्रदेश में भी यही हुआ था। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई थी। त्रिपुरा में पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस 6 के 6 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह दिखाता है कि जब हम मोरल बैंकरप्सी का शिकार होते हैं, और यहां पे सिर्फ मैं बीजेपी को शिकार नहीं कर रहा हूं, मैं तृणमूल को भी कह रहा हूं, कांग्रेस को भी कह रहा हूं, जब आप मोरल बैंकरप्सी का शिकार होते हैं, मोरालिटी नाम की आपके पास चीज नहीं होती है। आप किसी एक पार्टी के नाम पे इलेक्शन जीतते हैं, फिर आप ये भूल जाते हैं कि वहां के इलेक्टोरेट जो है उनको आपको कुछ जवाब देना है। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में यह कहा कि कर्नाटका में क्या सूरत हाल है अभी ड्राउट की और किसानों की क्या सूरत हाल है। इसके बावजूद 1 महीने का अरसा हो गया है, 17 के 17 एमएलए वहां 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं। यह क्लियरली दिखाता है कि मोरालिटी नाम की चीज नहीं है, इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनको लगता है कि हम किसी की तरह जाकर के जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद वो इलेक्शन लड़ने के अगर अहल पाए जाएंगे तो जाकर के उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया है। और जब भी हिंदुस्तान के बारे में मैं आजकल बहुत रिसर्च कर रहा हूं, दुनिया भर में जब बातें हो रही हैं कि अगले 100 साल में हिंदुस्तान की पोजीशन क्या होगी, तो सॉरी दूसरे ममालिक की पोजीशन क्या होगी, तो हिंदुस्तान दूर दूर तक नहीं है। उसकी वजह यही है कि ना हमारे पास सियासी कोई मोरालिटी है, ना हमारे पास जुडिशियल सिस्टम है सही से, और ना हमारे पास जो एक शऊर होना चाहिए, समाजी शऊर, वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये तमाम चीजें जब तक हमारे पास नहीं आएंगी, हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बनेंगे। तो हमें लार्जर पिक्चर को देखने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ कर्नाटका को देखें। मेरा सवाल यह कि रिफत जावेद साहब, जो बीजेपी ने किया, ये जो कर्नाटक में हुआ, इसके लिए किसी सारे लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बहुत पहले से चल रहा है। यहां पर ये नई चीज नहीं जो कर्नाटक में हुई है, इसकी बहुत सी मिसालें भी आपने दी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अभी खत्म भी नहीं हुआ है। मैं कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, वो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है। अब ये जो 17 एमएलए का जो भी फैसला होगा, उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो वहां पे जो कांग्रेस के जो चाणक्य हैं, डीके शिव कुमार हैं, सिद्धारमैया हैं, ये लोग भी दिग्गज हैं। तो ये लोग भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में आपने देखा कि कमलनाथ ने 2 बीजेपी के एमएलए को तोड़ करके अपने सपोर्ट में कर लिया। तो ये खेल जारी है। एज ए जर्नलिस्ट हमें तो कंटेंट मिलता है, हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया जो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये अभी तक स्टेबल सरकार, ये मान लेना कि येदियुरप्पा अब अगले 4 साल तक स्टेबल सरकार चलाएंगे, ये कहना भी कबल अज़ वक्त। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। ये बहुत गंभीर इशू है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन रिफत जावेद साहब,
इसी इशू से जुड़ा हुआ ये इशू कि आज जिस तरह से कुमारस्वामी ने तारीफ की, कुमारस्वामी ने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम इस सरकार के साथ रहेंगे। और 2 दिन पहले की खबर आपको पता होगी कि जेडीएस के कई एमएलएज ने आवाज उठाई थी बाकायदा कि हमें बीजेपी के साथ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका मतलब देखिए, कुमारस्वामी इसके पहले भी मतलब अलायंस कर चुके हैं कांग्रेस के बीजेपी के साथ, तो मतलब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। और बावजूद इसके कि उन्होंने पब्लिकली इसको ये कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कल को अगर कुमारस्वामी खुद भी अगर ये आ जाए सामने आकर के और कहें कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे भी हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। हम एक ऐसी मतलब हिंदुस्तान की एक ऐसे दौर की सियासत में रह रहे हैं जहां पे कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ भी हो सकता है आज की सियासत में। अभी हमने यहाँ के ड्रामा का खात्मा नहीं देखा है। बिल्कुल। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो कांग्रेस और जेडीएस का आज का रवैया जो हमने ऐवान में देखा, जो असेंबली में देखा, क्या माने उसके निकाले जाएं? क्या वाकई में येडियुरप्पा के सामने, बीजेपी सरकार के सामने जेडीएस और कांग्रेस झुक गई दोनों पार्टियां? नर्म रवैया आखिर क्यों था इनका? देखिए, अगर आप पहले दिन से देखें, जैसे ही ये बहुमत में आई थी कांग्रेस और जेडीएस, जब हुकूमत संभाली, उसी वक्त उसी दिन से जो बीजेपी ने है उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल शुरू किया। और हाल ही में कुछ महीने पहले आपने एक डायरीज देखी होगी, जो येडियुरप्पा की डायरीज, जो सीक्रेट डायरीज आई, उसमें कहा गया, खास तौर पे उसमें मेंशन किया गया था, वो सीक्रेट डायरीज थी कि कितना पैसा जो आज के सीएम हैं उन्होंने बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को 10-10 करोड़ 50-50 करोड़ दिया था। तो ये सब पैसे का खेल है। हमने उस वक्त भी सीडीज निकाली, टेप्स रिकॉर्डिंग की, फोन टेपिंग की, रिकॉर्डिंग्स दिखाई, उसमें इन्होंने क्या क्या 200 करोड़ 250 करोड़ का ऑफर दिया कांग्रेस के एमएलएस को। तो ये सीधे साफ साफ दिखता है कि पैसे के सामने किसकी चलेगी। बीजेपी के पास अंधा पैसा है। और वहां जेडीएस की लीडरशिप क्या कर रही थी जब ये सब चल रहा था, खुलेआम चल रहा था, तो कांग्रेस की लीडरशिप कर क्या रही थी? आखिर सवाल तो यह उठता है। देखिए, कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन जो डिस्क्वालीफाई एमएलए हुए, 10 एमएलए जो डिस्क्वालीफाई हुए, वो मे भी पैसे के लालच में आके उन्होंने लास्ट स्टेज पे धोखा दिया। और वही सामने आया कि उनको डिस्क्वालीफाई भी इसी बेसिस पे किया है, कांग्रेस ने उनको निकाला भी पार्टी से। और यही पैसे का खेल बीजेपी ने जो जमहूरियत का, मैं तो कहता हूं कि जमहूरियत का जिनाजा निकाला देश में, और इतनी इनको पावर को हवस थी कि वो कर्नाटका में पैसे के जोर से और ईडी, आईटी वगैरह इनके दबाव से जो कांग्रेस के वो 10 एमएलए थे उन पे दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन मैं सल्यूट करता हूं उन एमएलएस को जो उस दबाव में नहीं आए और अभी भी एज ए अपोजिशन में खड़े रह के उन्होंने कहा कि हम मुकाबला करेंगे सरकार के खिलाफ, जहां जहां सरकार कमजोर है हम पुरजोर मुतालबा करेंगे और सरकार जो है वो चले। नहीं, लेकिन सलमान निजामी साहब, आज ऐवान में ऐसा कुछ नहीं दिखा, कोई अपोज नहीं दिखा। कुमारस्वामी का रुख आप देख लीजिए, सिद्धरामैया जी का आप रुख देख लीजिए, कि आज कहीं पे अपोज वाला रुख नहीं दिखा। मैं संतोष पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष पाठक जी, क्या वाकई में कहीं ना कहीं जेडीएस और कांग्रेस की लीडरशिप पर भी सवाल उठता है? जो पूरा ड्रामा हुआ, पूरा नाटक जिस तरह से कर्नाटक में हुआ। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ आरोप लगाना या बीजेपी के बारे में कुछ कहना, देखिए पहले दिन से ही जिस दिन 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, उसके बाद जब दावेदारी जताई, शपथ ग्रहण हुआ, बीजेपी कार्यालय में बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से पूछा गया ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड, तो उन्होंने साफ कहा कि हम राजनीतिक दल हैं, हम तो हमेशा सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, हम तो चाहेंगे कि सरकार हम बनाएं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जेडीएस और कांग्रेस एक साथ आई, मकसद ये रखा गया कि हमें बीजेपी को रोकना है, सरकार बनी, और उसके बाद अगर आपके विधायक कितने बड़े मात्रा में टूट कर जाते हैं, और देखिए ये कर्नाटक का जो ये वाला जो किस्सा है, ये एपिसोड है, ये कुछ अलग हटकर है। अब तक क्या होता था कि विधायक टूट कर जाते थे, शायद ये दल को तोड़ने का एक नया तरीका इजाद हो गया है, जो आने वाले दिनों में हम कई अन्य राज्यों में भी देखेंगे कि विधायक इस्तीफा दे देते हैं कि ठीक है हम दूसरे दल में नहीं जाएंगे, चूंकि 2/3 नहीं हो पाया है, दल बदल कानून लागू हो जाएगा, तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि स्पीकर ने यहां पे खेल खराब कर दिया, उन तमाम विधायकों को अयोग्य ठहराकर। तो यह बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस हो या जेडीएस हो,
एक बात माननी पड़ेगी कि आप अपने घर को बचाकर नहीं रख पाए। देखिए मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देखिए कि मध्य प्रदेश में ये खतरा आया, जैसे ही नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा, विधानसभा के अंदर कहा कि जैसे ही हमें नंबर 1 नंबर 2 का आदेश मिलेगा हम कमलनाथ सरकार गिरा देंगे, तो कमलनाथ ने उल्टा पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी के ही 2 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया। राजस्थान में देखिए कि किस तरह से अशोक गहलोत, चूंकि कद्दावर नेता है, जमीनी समझ है, वो अभी तक न केवल अपने विधायकों को एकजुट रखे हुए, बल्कि जो समर्थक दल है, जो निर्दलीय विधायक है, उनको भी एकजुट रखे हुए हैं। तो जिस तरह का एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैलिबर था अशोक गहलोत का, जो है कमलनाथ साहब का, जो है वो कुमार स्वामी दिखा नहीं पाए। सिद्धारमैया या बाकी जो कांग्रेस के नेता है, क्या वो मन से चाहते भी थे कि सरकार बचे या ना बचे, ये एक बड़ा सवाल है। और आज जिस तरह से विधानसभा में दिखा, देखिए आज बिल्कुल ये साफ साफ नजर आ रहा था कि दोनों विरोधी दल हिम्मत हार चुके हैं। कांग्रेस जरूर आने वाले दिनों में लड़ेगी अबू हुरैरा साहब बीजेपी से, चूंकि मुख्य विपक्षी दल है वो, लेकिन जेडीएस की बात करूं तो जेडीएस सत्ता के बिना रह नहीं सकती। तो या तो वो पूरी तरह से सत्ता में रहे या फिर वो अलग से रहे। तो जेडीएस का रुख आने वाले दिनों में हमें और उसमें बदलाव दिखेगा। हो सकता है वो सरकार के साथ खड़ी नजर आए। कांग्रेस को लड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन जेडीएस के लिए लड़ाई उतनी जरूरी नहीं है और वो बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा बात है कि क्या ये सरकार स्थिर होगी। देखिए चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है येदियुरप्पा साहब ने, और वो कोई कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अभी तकरीबन 14 महीने कुमार स्वामी रह चुके हैं, 46 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है। जिन विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया गया वो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट का क्या फैसला आता है, कब वो विधानसभा की सीटें जो है वो वैकेंट घोषित की जाती है, और जब वो सीटें वैकेंट घोषित होगी उस दिन से 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होगा उन तमाम विधानसभा सीटों पर। तो उसमें से क्या सारी सीटें बीजेपी जीतकर ला पाती है, नहीं ला पाती, उस पर कहीं ना कहीं सरकार निर्भर करती है। लेकिन आज की डेट में तो पिक्चर बाकी है जो रिफत जावेद साहब कह रहे थे। मैं एमएच खान साहब, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो, एमएच खान साहब, जो सियासी तस्वीर इस वक्त है कर्नाटक में, क्या वाकई में आपको लगता है, संतोष पाठक जी जिस तरह से कह रहे थे, रिफत जावेद साहब कह रहे थे कि अभी पिक्चर एक तरह से बाकी है, येदियुरप्पा के सामने मुश्किलें अभी हैं, चाहे उन्हें अपने कैबिनेट फॉर्मेशन को लेकर किसे वो वजीर बनाएंगे, किसे नहीं बनाएंगे, और इसके अलावा जो 17 एमएलए हैं जो डिस्क्वालीफाई किए गए, उनके ऊपर क्या कुछ फैसला आता है, क्या कुछ होता है। तो सरकार मतलब अभी भी भंवर में है। खान साहब जी बिल्कुल, अब वो है साहब, सरकार तो भंवर में है ही है। और जिन लोगों को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिन एमएलए को ले जाके होटल में रखा, उनको तो स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि इनके मंत्रिमंडल में जिन्होंने इनका साथ दिया है उनको मंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। सही। और मंत्री बनाते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं तो कैसे बनाएंगे मंत्री, चुनाव कैसे लड़ाएंगे, वहां पर क्या करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आना बाकी, आप जैसा बता रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां कर्नाटक में बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चाहे, ये साम दाम दंड भेंट की स्थिति पैदा कर दिया। वहां पर जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखिए, जिस दिन से जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें बीएसपी भी शामिल हुई थी, लगातार बीजेपी गिराने की कोशिश कर रही थी, लगातार, किसी दिन चैन से नहीं बैठने दिया उनको कि हाँ ये, अरे भाई 6 महीना चलने देते, साल भर चलने देते, आपने आप एमएलए हट जाते जिनको असंतुष्ट होता, लेकिन नहीं, लगातार आप गिराने की कोशिश कर रहे थे। इनके एमपी का जहाज, उस जहाज से लेके जाते हैं आप बॉम्बे में, कौन से लोगों को, कांग्रेस के लोगों को ले जाते हैं, अपने लोगों को भी कहीं जाकर टिकाते हैं कि इनकी एमएलए ने टूट जा कहीं, अपने पे भरोसा नहीं इनका है। अभी इनकी सरकार बनने दीजिए अबू हुरैरा साहब, तो देखिएगा क्या तमाशा होता है। जो खेल इन्होंने उधर खेला है वही खेल इधर भी होगा। सरकार इनकी भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये सरकार जो है, ये जो अब्बास अली साहब जो बात खान साहब कह रहे हैं कि अभी मुश्किलें आएंगी येदियुरप्पा के सामने। 30 सेकंड दे रहा हूं अब्बास अली साहब जी। देखिए इसी का नाम सियासत है। हमारे भाई जो कह रहे हैं, आप पहले तो ये सोचिए कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर ये नौबत आई है, आप लोग बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, मगर आप ये नहीं देख रहे कि पूरी नाकामी कांग्रेस की क़यादत जो है आज मफलूज हो गई है, और उसी का नतीजा है कि हम कामयाब हैं। नहीं, लेकिन अब्बास अली साहब सवाल ये उठा आवाज ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान, अब्बास अली साहब जो बोए हैं वो काटेंगे। जो खेल कर्नाटक में बीजेपी ने खेला है, अगर अभी 17 एमएलए पर फैसला होना है, अब्बास अली साहब ये चीज भी ज़हन में रखिए। अरे ये
गालिब ख्याल बहुत अच्छा होता है, ख्वाब देखना सब बंद कर दीजिए। सियासत करना बीजेपी को भी आता है और यहाँ के ये हाई कमांड इतनी मजबूत है कि येडियुरप्पा को सहारा देके ये 3.5 साल किस तरीके से हुकूमत कायम रखेगी और चलाएगी, ये सब आप देखेंगे। आज जो लोग ठीक है, जिस लालच में गए हैं वो बीजेपी के नहीं कांग्रेस के गए हैं, और आप जो मफलूज हो गए हैं, आज कांग्रेस की क़यादत कमजोर हो गई है। अभी तो देखिए इब्तिदाई इश्क है अब्बास अली साहब, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, जिस तरह की सियासत कर्नाटक में रही है, चाहे आप 14 महीने की सरकार हो या इससे पहले 2004, 2006, 2018 और 2019, सिर्फ हमने कर्नाटक की सियासत में देखा कि अवाम ठगे गए हैं, अवाम का भला नहीं हुआ है। ताहिर हुसैन साहब जी 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 बिल्कुल सही है। मैं इस बात से आगाज करना चाह रहा हूं कि अभी कर्नाटक में सियासी नाटक ये खत्म नहीं हुआ है, ये तो नाटक अभी जारी रहेगा। और मैं आज रमेश कुमार साहब जिन्होंने अपना स्पीकर की हैसियत से आखिरी बयान अपना खिताब करके अपना इस्तीफा दिया है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो उसी से हमारा ये चीज समझ में आती है कि यहाँ जब तक इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तब तक ये सारी मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। और फिर रही बात बीजेपी हुकूमत कितनी स्टेबल है, आप दोनों चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। अभी फिलहाल 6 महीने तक तो कोई कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पिछले दिनों या पिछले सालों में जिस तरह बीजेपी हुकूमत का रवैया रहा है, 3 चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बदले जा चुके हैं, ये तारीख भी हमारे सामने है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अवाम का क्या होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। ये हुकूमत खुद जो है स्टेबल नहीं है, हुकूमत खुद जो है टिकने वाली नहीं है। और फिर दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, लेकिन अवाम की हालत वैसी की वैसी है, किसान की हालत वैसी की वैसी है। किसी को इस पर कोई तवज्जो भी नहीं है, किसी को इसकी कोई परवाह नहीं है। सबको कुर्सी का लालच लगा हुआ है, सब कुर्सी के पीछे और अपने अपने मफाद के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये आने वाले दिनों में जनता, आने वाले दिनों में अवाम इनको इसका सबक सिखाने वाली है। क्योंकि इससे पहले जो सरकार बीजेपी की बन चुकी है उसमें हमने देखा है कि किस तरह खुद उनके अपने मंत्री जो है एक दूसरे की टांग खींच करके गवर्नमेंट को, सरकार को गिराने की कोशिश की है। और फिर जिस रास्ते से ये सरकार अब आई है, जिस जरिए से होकर के ये सरकार आई है, और जो वबा यहाँ सियासत के अंदर जो फैली हुई है, ये तो यहाँ खत्म होने वाली नहीं बल्कि ये वबा और फैलने वाली है। इससे पहले कि लेजिस्लेचर एक ऐसा बने कि इनको जो है ना सिर्फ डिस्क्वालीफाई हो बल्कि और सख्त से सख्त ऐसी सजा होनी चाहिए, जैसे अवाम को ये इख्तियार मिलना चाहिए कि ऐसे नाअहल एमएलएस को जो है अवाम वापस बुला सके। बिल्कुल बिल्कुल, जो बात रिफत जावेद साहब ने भी यही बात कही थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जब तक नहीं आएगा, दल बदल जो इस सिस्टम है, जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, तो इस जो अवाम है रियासत के या मुल्क के जो अवाम है, वो एक तरह से बलि का बकरा बनते रहेंगे, वो हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते रहेंगे। छोटा सा मुझे यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हम कर्नाटक में मुस्लिम क़यादत की भी बात करेंगे कि आखिर मुसलमानों पर क्या वाकई में भरोसा जताएगी येडियुरप्पा सरकार। क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि आर रोशन बेग जो कि कांग्रेस से बागी हुए थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तरह से तायद की है इस सरकार की। क्या मुसलमानों पर एक तरह से मेहरबान होगी ये सरकार? माइनॉरिटीज के जो मसले क्या उन पर भी इस सरकार की नजर जाएगी? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी हम फोकस करेंगे। तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की सियासत को। नया वजीर आला मिल गया है, एक बार फिर से नई सरकार आई है, लेकिन क्या कर्नाटक के अवाम के अच्छे दिन आएंगे? क्या किसानों के अच्छे दिन आएंगे? क्या वाकई में मुसलमानों पर भी यह सरकार मेहरबान होगी? माइनॉरिटीज, अकलियत और जो मुसलमान हैं रियासत के, उन पर भी यह सरकार मेहरबान होगी? इसी को हम समझने की आज कोशिश कर रहे हैं प्राइम डिबेट में। मैं रिफत जावेद साहब, एक चीज आपसे और समझना चाह रहा हूं इस डिबेट में कि जिस तरह से येडियुरप्पा की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, एक 14 महीने का एक अलायंस और इत्तेहाद था जेडीएस और कांग्रेस का। आपको क्या लगता है कि नई सरकार आने के बाद, बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद, क्या जेडीएस और कांग्रेस का ये अलायंस, ये इत्तेहाद बाकी रहेगा या इसमें भी दरार आ सकती है? देखिए, बहुत सारा कुछ जो इसका इन्हिसार इस बात पे होगा कि सबसे पहला
तो ये कि सुप्रीम कोर्ट इन 17 एमएलए के बारे में क्या फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ठीक है, आपकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होती है, वहां पे आप जाकर के दोबारा से आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार है, अब इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला लेगा, दोनों ही सूरतों में इन 17 सीटों पे तो इलेक्शन लाजमी है यहाँ पे। अब उस इलेक्शन में आप ये याद रखिए कि पिछले साल जब इलेक्शन हुआ था तो दोनों ही पार्टियां अलग अलग लड़ी थी। कहा यह गया था कि दोनों के वोट्स बहुत बटे थे, अगर साथ में पहले से प्री पोल अलायंस होता तो शायद ये मेजोरिटी के बहुत आगे इनका मार्क होता। हालांकि यह अलायंस लोकसभा इलेक्शन में ज्यादा कुछ गुल नहीं खिला पाया। तो उस वक्त ये देखना ये होगा कि दोनों एक साथ लड़ते हैं कि नहीं। अगर दोनों एक साथ लड़ते हैं और ये 17 के 17 में से अगर 15 भी सीट जीत करके आ जाते हैं तो फिर तो येदियुरप्पा की सरकार वैसे ही माइनॉरिटी में आ जाएगी। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि अभी पिक्चर बाकी है, बहुत कुछ का इन्हिसार इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने जा रही है। लेकिन बहुत मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं डिस्क्वालिफिकेशन रद्द होती है और ये एमएलए बने रहेंगे, क्योंकि एमएलए तो वैसे भी नहीं बने रहेंगे, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है ये वहां से, और रेजिग्नेशन दे दिया है तो वहां पे इलेक्शन ये है। और चूंकि जिस तरह के ड्रामे हमने देखे हैं, ये बहुत पॉजिटिव मैसेज इलेक्टोरेट वोटर्स के पास नहीं गया है किसी भी पार्टी के लिए, खासकर बीजेपी के लिए। चूंकि मेरे तमाम वहां पे कांटेक्ट है, लोगों से बात होती है, लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत ही बड़ी विलन के तौर पे वहां पे देखी जा रही है कि इन्होंने पैसे के और डर का वो सब ये करके वहां पे सरकार बनाने में कामयाब हो गई है ये पार्टी। तो ये इलेक्शन जब होगा, अब इलेक्शन कमीशन, लोग तो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे भी सरकार का दबाव है, तो अगर इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर, लेकिन कितना मैनेज करेंगे? 4 साल तक तो आप इलेक्शन नहीं होल्ड कर, मतलब रोक नहीं पाएंगे, तो इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शन करवाने पड़ेंगे तो फिर यह नतीजा देखा जाएगा कि दोनों पार्टियां इन ऑल लाइकलीहुड दोनों पार्टियां एक साथ ही लड़ेंगी, जहां तक मुझे अब तक लग रहा है। लेकिन सियासत में एक हफ्ता भी बहुत लंबा अरसा होता है, तो एक हफ्ते के बाद क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता, लेकिन एज ऑफ टुडे ऐन मुमकिन है कि दोनों पार्टियां वहां पे साथ लड़ेंगी। सलमान निजामी साहब, जो बात रिफत जावेद साहब कह रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि जेडीएस और कांग्रेस के सामने भी एक तरह से चैलेंजेस हैं? अपने जो मेंबर्स हैं उन्हें एक तरह से बचा के भी रखना है, क्योंकि 14 महीने जिस तरह की सियासत हुई है उससे यही लग रहा है कि चैलेंजेस कांग्रेस के सामने भी बहुत ज्यादा और जेडीएस के सामने भी। जी बिल्कुल, उसके लिए आज गुलाम नबी आज़ाद जी वहाँ जा रहे हैं जी। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से माहौल कर्नाटका में पहले दिन से बना था, और आज भी मुझे लगता है कि बाकी राज्यों में भी बिल्कुल बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है किस तरीके से सरकार को तोड़ा जाए, और ये जमहूरियत में बिल्कुल जायज़ नहीं है, और ये कहीं भी कानून में कहीं भी ये जायज़ नहीं है कि आप इस तरीके से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस सरकार को जेडीएस और कांग्रेस को वोट मिला था, पब्लिक का एक मैंडेट मिला था, और सलमान निजामी साहब, उसके बीच सलमान निजामी साहब ये खेल अकेले बीजेपी नहीं खेल रही है। अब मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि बीजेपी के 2 एमएलए टूटकर कांग्रेस की तरफ आ गए, तो ये खेल तो सभी खेल रहे हैं, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। खेल खेलने में फर्क है, वहां और इसमें फर्क है। कोई पार्टी छोड़ के वापस जुड़ सकती, किसी दूसरी पार्टी में आ सकता है, उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से बीजेपी ने कर्नाटका में पहले दिन से जो रिकॉर्डिंगें सामने आई, जो वीडियो सामने आए, जो फोन टेपिंग हुआ, उसमें आप सबूत के तहत आप देखिए किस तरीके से 200-200 250 करोड़ का ऑफर दिया गया और उनकी फैमिलीज को किस तरीके से टॉर्चर किया गया। आप पीछे मत जाइए, आप 6 महीने पहले देखिए, 7 महीने पहले देखिए, किस तरीके से डायरीज में मेंशन किया गया कि जो आज के सीएम है उन्होंने किस तरीके से बीजेपी के नितिन गडकरी को 100 करोड़ मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के लोग छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए हैं, क्या वो फ्री में आ गए हैं? इसकी भी सच्चाई बताते चलिए आप। नहीं, उसका कोई सबूत नहीं है, वो तो फ्री में ही आए हैं। जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जो काम अच्छे हुए हैं, जो अशोक गहलोत जी ने किया, जो कमलनाथ जी ने राजस्थान में किया, जो राजस्थान में मध्य प्रदेश में काम हुए, उनको देख के वो आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जेडीएस की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसी म्यूचुअल डिफरेंसेस हुए थे। मैं पार्टी लाइन से हट के कह रहा हूं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिफरेंसेस क्रिएट हुए, क्योंकि आपको अपने विधायक संभाले नहीं गए, और उसकी वजह से थोड़ा सा जब इंटरनल डिफरेंसेस हो जाते हैं और दूसरे लोगों को मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर राजस्थान में और मध्य प्रदेश में ऐसा ये रिपीट ना हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसा
ना हो। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है, एक कांग्रेस को अंदर से एक डर सता रहा है। नहीं, डर तो पैसे का जहां जोर हो तो डर तो हो गई। भाजपा तो मालो माल। बोरा साहब, क्या वाकई में जिस तरह से रिफत जावेद साहब ने बताया या जो अभी सलमान निजामी साहब बता रहे थे कि अवाम में एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया, जो कुछ हुआ कर्नाटक में जिस तरह की सियासत हुई, अवाम में बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया है, खासतौर से बीजेपी की तरफ से, और एक विलन की शक्ल में देखी जा रही है बीजेपी। आपका ये जो नजरिया गलत है। आज जो 6 करोड़ अवाम का मैंडेट आप देखिए, लोकसभा के अंदर देखिए और विधानसभा का भी मैंडेट देखिए। 105 एमएलए जब जीतते हैं तो अवाम ने जिताया है, वो मैंडेट बीजेपी को मिला था। और उसके बाद जब 6 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन हुए हैं तो उसमें टोटल 25 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो 6 करोड़ अवाम का जो मैंडेट है बीजेपी की तरफ है। आप जनता दल को कितना मैंडेट मिला है और कांग्रेस को कितना मैंडेट मिला है, आप अवाम की ताकत को समझिए। अवाम अगर इनसे नाराज होती तो लोकसभा की इतनी 25 सीटें बीजेपी जीत के नहीं आती थी। आप ये क्यों भूल रहे हैं? और इसके बाद भी जो इलेक्शन हो गए वो अवाम से हो गए, किसी नेता से या किसी से नहीं। अवाम क्या चाह रही है? कर्नाटका की अवाम, बीजेपी हुकूमत आज जो यहाँ सिर्फ कर्नाटका ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर मकबूल ये हो रही है, उसकी शोहरत बढ़ रही है। मैं संतोष पाठक ये समझ लेता हूँ, ये पूरा इशू मैं समझ लेता हूँ। बात हो गई डॉक्टर अब्बास, बात हो गई। मैं संतोष पाठक जी, क्या लोकसभा में जिस तरह के नतीजे आए जेडीएस और कांग्रेस के हक में और बीजेपी का शानदार वहां पर परफॉर्मेंस रहा, अब जो 17 सीटों का जो मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट दोबारा से उस पर, जाहिर सी बात है कि चुनाव होंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, क्या जो लोकसभा में कांग्रेस का, बीजेपी का माफ किया परफॉर्मेंस रहा था, उसका असर एक पड़ेगा? बीजेपी गेन कर सकती है इसमें? देखिए अबू हुरैरा जी, निश्चित तौर पर उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन वो मंड्या जो उनका गढ़ था, किला था, इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। अरे मंड्या का गढ़ जो था, किला था, जनता दल क्या फैसला देता है। क्यों हार गए? टेक्निकल सा सवाल मैं यहाँ पे उठाना चाहूंगा कि अभी जो विधानसभा स्पीकर है वो इस्तीफा दे चुके हैं। जाहिर तौर पर नए विधानसभा स्पीकर बनेंगे जो बीजेपी के होंगे, उनका रवैया क्या होगा इन विधायकों को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का मामला, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होगा, ये सभी सीटें कब खाली होती है। देखिए टेक्निकली क्या होता है कि जिस दिन ये विधानसभा सीटें जो हैं वो खाली घोषित कर दी जाएंगी, उसके 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट जरूर उसके इख्तियार में है कि वो कह दे कि अभी 2 महीने 3 महीने फैसला ना हो तो ये फैसला टले, उसके बाद जिस दिन खाली घोषित की जाए उसके 6 महीने के भीतर चुनाव हो। अगर ये 6 महीने से 1 साल तक के वाक्य तक पहुंच जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी बढ़त में रहेगी। लेकिन एक दूसरी बात कि अगर कांग्रेस और जेडीएस तब तक अपने रिश्ते को बरकरार रख पाते हैं, मिलकर लड़ते हैं, तो बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी होगी। लेकिन जितना मैं कर्नाटक की राजनीति को समझता हूं अबू हुरैरा साहब, या जेडीएस को समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि जेडीएस अब कांग्रेस के साथ विरोध में रहते हुए मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बात की संभावना मुझे बहुत कम नजर आ रही है। और एक सबसे बड़ी बात आप समझिए, इससे पहले जितनी बार भी येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने, उनको पार्टी के बाहर की बजाय पार्टी के अंदर ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी। रेड्डी ब्रदर्स से लड़नी पड़ी। रेड्डी ब्रदर्स को किस तरह से दिल्ली में एक बड़े नेता का हाथ था ये सब जानते हैं, तो वो पार्टी के अंदर लड़ते रहे। आज की जो बीजेपी है वो पुरानी बीजेपी नहीं है। आज की बीजेपी वो है कि अगर किसी को मुख्यमंत्री बना के रख दिया तो पूरा अख्तियार उसको है, पार्टी में कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। और कर्नाटक में भी यही हालत रहेगी। यानी अब येदियुरप्पा साहब को बीजेपी के अंदर कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, उनको जो भी लड़ाई लड़नी है वो बाहर वालों से लड़नी है। और ये 17 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव होगा इसको जीत कर दिखाना है। और जो बिल्कुल इस पर येदियुरप्पा पूरा फोकस करेंगे। ठीक है जी, मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन साहब कुछ रिएक्शन आप देना चाह रहे हैं? ताहिर हुसैन साहब, मैं आ रहा हूं। ताहिर हुसैन साहब जी, एक बहुत अहम चीज इस गुफ्तगू में छूट गई जो हम आगे बढ़ गए उसको। आपने ये पूछा था कि क्या येदियुरप्पा साहब जो है अक़लियतों को साथ लेके चलेंगे? मैं उस पे आ रहा हूं, ठीक है, उनके साथ लेके, ठीक है, आप शुरू कर दिए, मैं आता उस पर आता मैं जी। ठीक है जी, तो वो जी असल ये देखना है कि येदियुरप्पा साहब अक़लियतों को लेकर चलेंगे नहीं चलेंगे एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन अक़लियतें उन पर कैसे भरोसा करें ये सबसे अहम मुद्दा है। इससे पहले भी जो है बीजेपी हुकूमत यहाँ रह चुकी है। अब 2 चीजें इनके सामने, एक तो खुद उनकी अपनी गवर्नमेंट संभालना है और दूसरा ये कि जिस तरह का मोदी सरकार दूसरी मर्तबा जब चुनकर आई है उसके बाद से जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में
इनका जो रवैया बदला है, इससे पहले जब सरकार थी तो उस वक्त का रवैया अलग था, इस वक्त जो रवैया बदला है वो उसको सामने रखते हुए अक़लियतें किसी भी हालत में इस सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था, अभी मुझे एक सर्कुलर यहाँ मौसूल हुआ जिसके एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से आया हुआ बताया जा रहा है, तो उसके अंदर ये बात डायरेक्टली ये सर्कुलर जारी कर दिया गया पूरे स्टेट्स को कि कुर्बानी का जो अभी आने वाला है किसी भी जानवर को किसी भी किस्म से कुर्बानी करने से रोक दिया जाए, सर्कुलर जारी कर दिया गया। अगर ये वाकई ऑथेंटिक है और ये इस तरह होने वाला है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ अक़लियतों की क्या हालत होने वाली है। तो ये बहुत ही नाजुक मामला है कि इस गवर्नमेंट पर अक़लियतें कैसे भरोसा करें या ये गवर्नमेंट जो अक़लियतों को कैसे लेके चलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर अब्बास अली बोहरा साहब, क्या वाकई में मैंने देखा कि पहली बार किसी एमएलए मतलब रोशन बेग साहब ने बीजेपी सरकार बनने में बाकायदा मदद की है, कांग्रेस से उन्होंने बगावत की, जबकि मुसलमानों का वो बड़ा चेहरा थे। क्या मुसलमानों पर यह सरकार भरोसा करेगी, मुसलमानों पर मेहरबान होगी ये सरकार, माइनॉरिटीज पर खास तौर से? पहले भी किया था, मेरी बात अब मुझे बोलने दीजिए। मुसलमानों पे पहले भी भरोसा किया था और अब करेंगे। मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट तो अभी ताहिर हुसैन साहब ने बताया कि एक सर्कुलर आया है। एक मिनट कि कुर्बानी को लेकर रोका जा रहा है। नहीं है, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप गलतफहमी मत फैलाइए, ये ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। अभी वो ऐसा कोई सर्कुलेट नहीं हुआ है। मैं आपको एक बात, आप जो मुद्दे पे आ रहे थे कि मुसलमानों के साथ इंसाफ होगा क्या, गुज़िश्ता बार की मैं आपको बता दूं कि येडियुरप्पा ने जब चीफ मिनिस्टर बनने के पहले कहा था कि मैं एक मुसलमान और एक दलित को मैं मेरे अपनी कैबिनेट में लूंगा, जबकि मुसलमान कोई जीता नहीं था, फिर भी उन्होंने एक मुसलमान को लेके मुमताज अली खान को लिया मंत्री बनाया। और यहाँ तो जब गवर्नमेंट गुज़िश्ता गवर्नमेंट जनता दल की थी और कांग्रेस की थी, वहां पे जीते हुए एमएलसी को मंत्री नहीं दिया और मुसलमानों के ऊपर भरोसा नहीं किया। और यहाँ पर जो कांग्रेस के मुसलमान लीडर है, जो सीनियर लीडर है, उनको बाहर रखा गया और वो आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ इंसाफ हुआ कांग्रेस और जनता दल से, आप खुद अंदाजा लगाइए। बीजेपी यकीनन गुज़िश्ता बार सीधा जवाब दीजिए कि इस बार भी मुसलमानों को मौका मिलेगा। एक दलित और एक मुसलमान को में अपनी कैबिनेट में येडियुरप्पा मुसलमान को एमएलसी बना के माइनॉरिटीज को रखा जाएगा, क्यों नहीं रखेंगे? सीधा जवाब दीजिए। पहले भी ये करके बता चुके हैं। और माइनॉरिटी फंड में सबसे ज्यादा अब्बास अली साहब, कर्नाटका के अब्बास अली साहब इस बार भी कैबिनेट में मुस्लिम चेहरा होगा। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी फंड येडियुरप्पा ने रिलीज किया था। नहीं तो मैं कह रहा हूं सीधा जवाब दीजिए, यस या नो। जा रहे हो मुस्लिम चेहरा इस बार भी होगा? यस, 100% देंगे वो। ठीक है। मैं एमएच खान साहब होगा, क्यों नहीं होगा? एमएच खान साहब, काबिल मुसलमानों में कोई काबिल है? मुस्लिम चेहरा होने नहीं होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? असल तो मसला है तहफ़्फ़ुज़ का। मैं ये जो बात बताई जा रही है, ये देखिए सर्कुलर मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूं, यहाँ पे आया हुआ है, इसकी ऑथेंटिसिटी जान ली जाए। तो असल मसला यह है कि मुस्लिम चेहरा होगा नहीं होगा ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल सरकार कौन सी है और उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ये असल देखिए। ये गलतफहमी मत पैदा होने दीजिए। ये ऑथेंटिक की पहले आप गारंटी दीजिए। नहीं ठीक है, उस सर्कुलर की अभी ऑथेंटिक है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी चल रहा है, जाहिर सी बात है। ये एक बहुत हसास मामला है, ये सेंसिटिव इशू है, इस पर हम बात नहीं कर सकते। मैं खान साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। एमएच खान साहब, ठीक है, बात हो गई। अब्बास अली साहब आपकी बात हो गई, कंप्लीट हो गई, बात कंप्लीट हो गई। एमएच खान साहब, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का रुख बदला है 2019 में, 2014 से जो रुख था उसमें तब्दीली आई है, सबका साथ सबका विकास, और इस बार मोदी साहब ने कहा कि सबका विश्वास भी जीतना है, क्या कर्नाटक में वाकई में मुसलमानों पर एक तरह से मेहरबान होगी ये सरकार, माइनॉरिटीज पर और जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उन पर क्या वाकई में मेहरबान होगी ये सरकार? यकीनन। अब ऐसा मुझे तो ऐसा नहीं लगता है जो मोदी जी ने कहा है उसके बाद सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, उसके बाद घटनाएं बहुत घट गई हैं मुसलमानों के ऊपर, मॉब लिंचिंग होने लगी है, सारी बातें होने लगी, और कैबिनेट में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जिन लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस के आइडियोलॉजी पर जो वोट दिए हैं वो तो बहुमत में है। जेडीएस कांग्रेस मिलकर बहुमत में है। ये कह रहे थे कि बीजेपी बहुमत में है। बीजेपी बड़ी पार्टी थी जरूर,
लेकिन बहुमत में जेडीएस और कांग्रेस और बीएसपी थी, ऐसा नहीं था। तो ये जनता के साथ जो है, ये आवाम के साथ धोखा किया। जिन लोगों ने ये काम किया है, छोड़ने का काम किया है, ये आवाम ने धोखा किया। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह से दल बदल विधेयक लाया गया है, उसी तरह से पार्लियामेंट में एक दल बदल विधेयक ऐसा आना चाहिए कि जो कांग्रेस, जो पार्टी, जो एमएलए अगर पार्टी छोड़ता है तो उसको 10 साल के लिए डिबार कर देना चाहिए। 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता वो। अगर ऐसा सख्त कानून आता है तब तो ये खरीद फरोख्त बंद होगा, वरना ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि ईवीएम से कुछ खेल खेल लो, कुछ पैसे से खेल लो, कुछ ऐसे कर लो। हर जगह ये हवस है, भारतीय जनता पार्टी के पास हवस है कि पूरे हिंदुस्तान में सभी अपोजिशन को खत्म करके, चाहे कर्नाटक हो और चाहे गोवा हो और चाहे जो भी प्रदेश हो। अब देखिएगा मध्य प्रदेश का हालत वही होने वाली है। शरद पवार ने भी इस पर फिक्र जाहिर किया है। शरद पवार का भी 2 दिन पहले बयान आया है कि बीजेपी पूरे अपोजिशन को तोड़ना चाह रही, खत्म करना चाह रही। मैं रिफत जावेद साहब बहुत मुख्तसर में मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में दल बदल का जो एक बहुत गंभीर मसला है, शुरू में ही आपने उठाया था, इस पर भी अब गौर फिक्र होना चाहिए, और लेकिन इस पर अब आगे कौन आएगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इसमें तो सभी मुलविस हैं रिफत जावेद साहब, सभी बराबर के एक तरह से कसूरवार हैं। चालू किया पार्लियामेंट में कांग्रेस ने, बिल्कुल, और नोटों की गड्डियां जब कांग्रेस ने दिखाई, देखिए इसमें सियासी पार्टियों से तो उम्मीद नहीं कर सकते ज्यादा। ये कौन बोले जा रहे हैं ये? देखिए सियासी पार्टियों से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं, चूंकि इसमें सभी एक तरह से जिम्मेदार हैं। आई थिंक अदलिया को भी इसमें सामने आना चाहिए, चूंकि इससे न सिर्फ हिंदुस्तान की सियासी निजाम बल्कि मुल्क बड़ा बदनाम हो रहा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में, चाहे वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितना मजाक वोटर्स के साथ और यहाँ के जमहूरी निजाम के साथ यहाँ के नेता करते हैं, और हमारे लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, हमें लगता है कि बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ये इंतहाई शर्म की बात है। दुनिया के किसी मुल्क में इसकी नजीर नहीं मिलेगी। तो आजकल तो हर छोटी छोटी चीज सामने सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि किसी ने होटल से सामान चोरी कर लिया तो मुल्क का जो ये है इज्जत है उसके खतरे में पड़ गई। ये इससे बड़ी बदनामी हो रही है। डिजिटल एज में हर एक छोटी चीज रिपोर्ट हो रही है, दुनिया के जो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया वाले रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस का जो होता है वो थिक स्किन होता है, उनको शर्म नहीं आएगी। एज ए वोटर्स को जब तक ये शर्म नहीं आएगी ना, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको आकर के सड़कों पे उतरना पड़ेगा अपने ऐसे लोगों के खिलाफ जो पब्लिक मैंडेट की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसकी तौहीन करते हैं। बिल्कुल। सलमान निजामी साहब, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस को ये आवाज उठानी चाहिए? दल बदल का जो मामला हो रहा है, पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है इस चीज से लेकर, चाहे गोवा की मिसाल हो या अरुणाचल प्रदेश हो, और इसके अलावा कर्नाटक में ताजा मिसाल हम देख रहे हैं कि इससे नुकसान कांग्रेस को बहुत हो रहा है और कांग्रेस को इसके लिए आगे आना होगा। देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं है। जैसे रिफत भाई ने कहा, आप वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप न्यूयॉर्क टाइम पढ़िए, अखबारात में देखिए कि हिंदुस्तान की छवि इस वक्त वर्ल्ड में क्या बनी है। और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को पैसे के दबाव से, पॉलिटिकल वेंडेटा के तरीके से, किस तरीके से दबाव में लाके अपोजिशन को वीक किया जा रहा है। ये अपोजिशन को वीक नहीं, हमारे आईन को, हमारी जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अपोजिशन ही नहीं बल्कि आम जो इंटेलेक्ट, सलमान निजामी साहब, ये बिल्कुल ये ठीक है, आप जो बता रहे हैं सच्चाई हो सकती है, लेकिन जो मेन अपोजिशन है, अगर कांग्रेस उस पर खामोश रहेगा या उसकी लीडरशिप ही एक तरह से तस्वीर से गायब रहेगी। कितना टाइम हो गया राहुल गांधी के जाने के बाद पार्टी का कोई प्रेसिडेंट नहीं है। शिव कुमार को तो ऐसे में मुकाबला कैसे अरेस्ट किया गया, उनको अपने विधायकों से मिलने नहीं दिया गया। गुलाम नबी आजाद को बेंगलोर में अरेस्ट किया गया। कांग्रेस कहां खामोश है? कांग्रेस तो सड़कों पे है। लेकिन किस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है और किस तरीके से पैसे के दबाव से आईटी, ईडी का नाजायज इस्तेमाल करके किस तरीके से अपोजिशन को नहीं बल्कि इस मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, इसकी जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। ये कोई पावर की लालच में नहीं मैं बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की जो इमेज है, जो रिफत भाई ने बोला, आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़िए, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को देखिए, फॉलो करिए, देखिए कि हिंदुस्तान की छवि क्या बनी है।
चाहे मॉब लिंचिंग का माहौल हो, चाहे कोई भी इशू हो, कांग्रेस को सड़कों पर पार्टी उतरना चाहिए लाइन था। से हट के जो एक हवस मॉब लिंचिंग खान के साहब इशू ने को कहा, लेकर हवस, कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सलमान निजामी इसको साइड पे रखे, ये फिक्र सोचना आप चाहिए कि हवस सिर्फ मुल्क कहां जा रहा है। उसकी फिक्र मत जताइए। मैं ये कह रहा हूं कभी कांग्रेस मॉब लिंचिंग को लेकर सड़कों पर उतरी, कभी 2018 के चुनाव में 19 के चुनाव में कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग का मामला उठाया, कभी राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग के मामले पर उन्होंने अपनी जबान खोली। इसलिए कि तो सिर्फ टीवी डिबेट से ये मसला हल नहीं होने हर वाला जगह है। विरोध किया, आज भी कर रहे हैं। अब जो मॉब लिंचिंग का माहौल बना है सड़कों पर वो आना तो आप पड़ेगा, सबको हालात मालूम है सड़कों पर आना पड़ेगा। जनरल उसके लिए इश्यूज को साइडलाइन करके जो ताहिर हुसैन साहब कुछ रिएक्शन आप दे रहे हैं। मैं एमएच खान साहब आ रहा हूं आपके पास। खान साहब आ रहा हूं। ताहिर हुसैन साहब अबू हुरैरा साहब, मैं खान साहब आ रहा हूं। अबू हुरैरा साहब, इस हमाम में सब नंगे हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये अखलाकी जुर्रत बाकी नहीं रह गई है कि वो सियासत के अंदर अखदार को लाए, सियासत के अंदर अखदार की बात करे। आप कोई भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी कुछ कम नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने ही इन सारी चीजों की शुरुआत की थी और ये वबा जो है अब तमाम पार्टियों के अंदर फैल गई है और किसी के अंदर ये जरूरत नहीं है कि वो अब सियासत के अंदर अखदार लाने या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने की बात करे। इसके लिए अवाम को उठना पड़ेगा, अवाम के अंदर एक तहरीक शुरू करने की जरूरत है कि वो अवाम आवाज उठाएं कि इन सियासी पार्टियों को के अंदर अकदार लाना है और वैल्यूज लाना है, तो अवाम को एक तहरीक लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये मसला हल हो सकता है। वरना सियासी पार्टियों से ये तौक़ा नहीं कर सकते। क्या आपको नहीं लगता है कि जो सवाल मैंने अभी सलमान निजामी साहब से किया था कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं? देखिए, ये सारा मसला अबू हुरैरा साहब कांग्रेस ने बिगाड़ रखा है। देखिए, 2014 इलेक्शन के पहले ये इनकी सरकार थी, उसमें इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले आए। सच्चर कमेटी में मुसलमानों की हालत बताई गई कि दलितों से बदतर है, कोई जीरो भर का काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। और 2014 के बाद राहुल गांधी खाली इस चीज में लगे रहे, जनेऊ दिखाते रहे, मंदिर मंदिर भागते रहे, काम कोई नहीं किया। काम का मतलब नहीं रहा, खाली अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं हिंदू हूं। अरे भाई, बीजेपी से बड़ा हिंदू मैं हूं, मुझे वोट करो, यही काम करते रहे। काम कहां किया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का जितना बड़ा नुकसान किया किसी पार्टी ने नहीं किया। देश की आजादी के बाद 29-30% मुसलमान नौकरियों में थे, आज 0%, 1% कौन जिम्मेदार? क्यों नहीं आ रहा कांग्रेस? क्यों? अरे भाई, कमाल कर दिया आपने। डिबेट क्यों नहीं करेंगे साहब? क्यों नहीं करेंगे साहब? हमारा वोट लेके आपने हमारे लिए क्या किया? आप बताइए, मुसलमानों को कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया बताइए ना। कांग्रेस ने किया क्या ये बताइए आप। कांग्रेस ने क्या क्या किया? अरे भाई, आप तो सारा खेल तो कांग्रेस ने बिगाड़ रखा है ना। कांग्रेस ने ही तो बिगाड़ रखा है। मैं अब्बास अली साहब, देखिए, बहुत सी मिसालें अब सामने हैं और इतना तो तय है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के हाथ में जब अब कमान आई है तो उन्हें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी जीतना होगा, वरना कर्नाटक के अवाम को आप जान रहे हैं, बहुत सी मिसालें आपके सामने 2004 से लेकर 2019 तक। काम करना होगा, काम नहीं करेंगे फिर आप सोच लीजिए कि बहुत नाजुक मोड़ पर है येदियुरप्पा की सरकार भी। बीजेपी के टेन्यूर के अंदर, गुज़िश्ता बार बीजेपी टेन्यूर के अंदर मुसलमानों के साथ इंसाफी हुई है। जो 60-70 साल से कांग्रेस लगातार टीपू सुल्तान के नाम पर वहां पर विरोध होता है। कैसी बात आप कर रहे हैं? अब्बास अली बोहरा साहब, कैसी बात कर रहे हैं? टीपू सुल्तान के नाम पर लगातार वहां पर विरोध होता है, एहतजाज होता है और कांग्रेस सबसे ज्यादा विरोध करती है, पूजा करती है। मैं अभी के जमाने की बात कर रहा हूं, मैं आपको ये जमाने की अभी के जमाने की बात कर रहा हूं। इंसाफ देखिए, अगर येदियुरप्पा के दौर के अंदर उनके साथ क्या हुआ ये मत देखिए, उन्होंने मुसलमानों के साथ कुछ गलत नहीं किया, मुसलमानों का हक बराबर दिया है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी फंड येदियुरप्पा जी ने रिलीज किया था, जबकि 70 साल से वहां की हुकूमतें कांग्रेस और दल ने वो काम नहीं किया। और हज हाउस की मिसाल एक बहुत बड़ी मिसाल है। कुल मिलाकर देखिए, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, सबका विश्वास जीतना पड़ेगा। जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, मुसलमान हैं, अक़लियत हैं, माइनॉरिटी हैं, सबके साथ करना होगा। जब ये सरकार टिक सकती है, अवाम का एतमाद जीतना जरूरी है। आपने फ्लोर टेस्ट जीत लिया,
आपने एतमाद वो तो का जिस- वोट जीत लिया, देखिए, अब मौका बारी मिला आवाम है, के एतमाद तेल की है। देखेंगे, तेल डॉक्टर की साहब, धार देखेंगे, बारी उनको आवाम काम के तो करने एतमाद दो। की, आवाम का एतमाद आप जीतिए, ये- आपकी आप सरकार उनको- चलती आप रहेगी। उनकी और हौसला अगर अफजाई आवाम का कीजिए एतमाद नहीं और जीतेंगे मुसलमानों तो आप को सुन चाहिए लीजिए कि कि उनसे आपके मिलके, भी अच्छे दिन उनके नहीं साथ आने वाले लेके, कर्नाटक में। उनके आवाम सब मुसलमानों कुछ के देख रही है। मुफाद के लिए बहुत बात बहुत कर- शुक्रिया रिफत जावेद साहब, सलमान निजामी साहब, संतोष पाठक जी, डॉक्टर एम एच खान साहब, ताहिर हुसैन साहब और अब्बास अली बोहरा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। इस